मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं और सोशल साइंस से परेशान है। सोशल साइंस की सब्जेक्टिव क्वेश्चन से परेशान है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े जो आपके फाइनल परीक्षा 2027 में आ जाए और आप उसको एकदम आसानी से बना दे। तो आप सभी के लिए पूरे सोशल साइंस से चुन करके पूरे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बहुत ही ज़्यादा कमेंट रहता है बच्चों का कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद ही नहीं होता है, खास करके सोशल साइंस का, क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा बड़ा आंसर और लैंग्वेज बहुत ही कठिन होता है। लेकिन आज ये 20 क्वेश्चंस इस वीडियो को देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। ऐसा आसान आसान परिभाषा है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप तुरंत ही चीज़ों को समझ करके याद भी कर लेंगे और याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आइए आज की शानदार से वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा अगर आप सोशल साइंस में बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सोशल साइंस की बेहतर तैयारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों में प्लीज एक बार शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था ये तो आप ऑब्जेक्टिव में भी याद किए होंगे कि मेजनी एक साहित्यकार था, लेकिन सब्जेक्टिव में मात्र ये लिखने से आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। बस ये चीज लिखना है। क्या लिखना है? देखिए मेजनी इटली का एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी था। मेजनी कहाँ का था? तो इटली का था। तो यहाँ से भी एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि मेजनी इटली का एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी था। उसने इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था। ठीक है, मेजनी एक साहित्यकार भी था। इस चीज को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो बन ही गया है कि नहीं। किस देश का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था, है ना। उसने इटली के एकीकरण को करने के लिए यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। और सब्जेक्टिव में आप ऐसे बताएंगे क्या कि मेजनी इटली का एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी था। उसने इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था। तो एक प्रश्न को एकदम ऐसे याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या है? एकदम वीवीआई प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, और खूनी रविवार कब हुआ था ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो सब कुछ क्लियर होगा। देखिए जब आपसे पूछा जाए कि खूनी रविवार कब हुआ था तो आप लोग तारीख याद रखिएगा। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को क्या हुआ था? खूनी रविवार हुआ था। अब खूनी रविवार जब 2 नंबर में पूछा जाए तो ऐसे बताएंगे कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस के लोगों का एक समूह मतलब बहुत सारे लोग रूस के एक जगह हुए थे और रोटी 2 के नारे के साथ, है ना, राजा के महल की ओर बढ़ रहा था, है ना। रोटी 2, देखिए वहाँ के जनता में, वहाँ के प्रजा में जो है ना इस तरह का माहौल हो गया था कि वो लोग रोटी रोटी के लिए तरसते थे। मतलब तो किस तारीख को याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1905 को रूस के लोगों ने क्या किया? रूस के लोगों का एक समूह रोटी 2 के नारे के साथ राजा के महल की ओर बढ़ रहा था और जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। जार मतलब समझता है ना, राजा के सुरक्षा के लिए, है ना, बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे मंत्रियां रहते हैं, है ना। आज के जमाने में पुलिस, डीएसपी, दरोगा ये सब रहते हैं, ठीक है ना। तो पहले के समय में बाबू में मैंने क्या कहा जाता था? सेना मान लीजिए ना, ठीक है। तो जार की सेना ने, राजाओं की सेना ने निहत्थों लोगों पर गोलियां चला दी जिसमें हजारों लोग मारे गए और यह घटना चूंकि रविवार को हुई थी इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। बात को समझ गए ना कि खूनी रविवार कब हुआ था? ये 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। रोटी 2 के नारे के साथ कहाँ के लोग ने प्रदर्शन करना स्टार्ट किया? तो आप चीज याद रखिएगा, रूस के लोगों ने, ठीक है। तो ये सिंपल सा परिभाषा है जो कि आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह क्या था? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में, कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। आप लोग को याद रखना है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और सब्जेक्टिव में इस तरह से आंसर लिखेंगे कि 1917 ईस्वी में बिहार में गांधी जी द्वारा किसानों की समस्याएं अर्थात नील की खेती को हल करने के लिए किया गया पहला सफल आंदोलन था जिसे चंपारण सत्याग्रह का नाम से जाना जाता है। समझे कि नहीं? चंपारण सत्याग्रह को चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये, है ना, ये सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चलाए थे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान सा परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सलम पद्धति की क्या है? सलम पद्धति अर्थात मलिन बस्ती होता है, ठीक है ना। तो सलम पद्धति किसे कहते हैं? वेरी सिंपल है कि औद्योगिक क्रांति जब हुआ था ना उसके समय शहरों में मजदूरों के रहने के लिए बने छोटे, गंदे और बिना सुविधा का वाले घर को स्लम पद्धति कहा जाता है। देखिए जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ ना तो उस समय जो है ना
देश में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गया था, बहुत है ना, लोग खाने खाने के लिए तरसने लगते थे, तरसते रहते, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या हुआ ना कि औद्योगिक क्रांति के समय शहरों में मजदूरों के रहने के लिए छोटे छोटे और गंदे बिना सुविधा वाले घरों को ही स्लम पद्धति अर्थात मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है संसाधन क्या है, ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव आप सभी से पहला लाइन में ही पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है कि संसाधन होते नहीं बनते। यह कथन किसका है, ये जिम्मरमैन का कथन है। और संसाधन क्या है, ये आप नॉर्मली अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली है ना जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु संसाधन है, जैसे मिट्टी, जल, कोयला, ये सब जो है ना मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए यूज करते हैं, और जब हम यूज करेंगे उसको तो वो क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। तो ये 5 प्रश्न आप लोग पढ़े हैं। अगले हम लोग 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और यकीन मानिए ये 20 के 20 2027 एग्जाम्स के लिए एकदम शानदार है। इसका फ्री पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर फ्री पीडीएफ मिलते रहता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का फ्री में व्यवस्था आप लोग के लिए, फ्री में क्वेश्चन बैंक का क्लास, ठीक है ना, चैप्टर वाइज वीवीएस सब्सिडी क्वेश्चंस फ्री पीडीएफ के साथ करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, कि खादर मिट्टी क्या है ना, खादर मिट्टी होता है और एक बांगर मिट्टी भी होता है, ठीक है। सभी के जितने भी प्रश्न बता रहे हैं, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए, खादर मिट्टी किसे कहते हैं, तो नदियों द्वारा हर साल बाढ़ के साथ बहकर लाई गई नई और अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। पता है आप लोगों को कि खादर मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, और ये कैसे आता है, तो देखिए, नदियों द्वारा जो हर साल बाढ़ के साथ बहकर लाई गई नई और अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्या आप लोग को पता है, हरित क्रांति क्या है, बहुत ही सिंपल सा आंसर कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, मतलब कृषि ज्यादा हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन हो, तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीजों और आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना ही हरित क्रांति कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए, किसी भी क्रांति को स्टार्ट करने का एक उद्देश्य होता है, जैसे क्या चंपारण सत्याग्रह था जिसमें किसानों की समस्याओं को हल करना था। इसी तरह से हरित क्रांति जो था ना, इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन अर्थात ठीक है, उन्नत बीजों और आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना, ठीक है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए आज के समय में है ना थ्रेशरिंग किया जाता है, पहले के समय में क्या किया जाता, खुद से है ना कुटाई करके निकाला जाता था, तो इस तरह से व्यवस्था होता था। अभी आज के समय में कल्टीवेटर का यूज किया जाता था, पिछले समय में है ना बैलगाड़ी से उसको खेत को जुताई किया जाता था। तो ये सब चीजें है ना बदलाव करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, ये हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। हरित क्रांति कब हुआ था, ये 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना, है ना। इसमें गेहूं और चावल के उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई। देखिए, जब हरित क्रांति हुआ था ना, तो इस क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, गेहूं और चावल बहुत ही ज्यादा मात्रा में उगने लगा, उपजने लगा, ठीक है। नेक्स्ट, जल संकट क्या है, देखिए, जल संकट एक बहुत ही बड़ी समस्या, और ये संकट अगर उत्पन्न हो जाए ना, तो आदमी समझ सकते हैं जिस तरह से स्वास्थ्य आपके लिए जरूरी होता है, इसी तरह से आपके लिए जो है ना डियर जल भी जरूरी है। देखिए ना कि पानी की बर्बादी, प्रदूषण और पेड़ों की कटाई के कारण शुद्ध जल की कमी होना ही जल संकट कहलाता है। जल संकट कैसे होता है, जब पेड़ की कटाई होगा, प्रदूषण बढ़ेंगे, है ना, और पानी की बर्बादी होगा। जैसे पीने वाला पानी जो होता है ना, जितना आपको यूज होगा उतना ही यूज कीजिए, ना कि ज़्यादा फालतू में बर्बाद कीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं, बर्बादी करते हैं, तो ये सब चीज़ें ही जल संकट का कारण बन सकती है, समझे ना। कि पानी की बर्बादी, प्रदूषण और पेड़ों की कटाई के कारण शुद्ध जल की कमी होना ही जल संकट कहलाता है। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़िए। पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी क्या है। आप जब बुक में खोजेंगे ना, तो इसका आंसर ऐसा मिलेगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा, लेकिन ये सेकंडों में याद हो जाएगा। देखिए ना कि देश को सही ढंग से चलाने के लिए सरकार में समाज के सभी वर्गों को बराबर हिस्सा देना ही सत्ता की साझेदारी है। बात को समझे कि नहीं, क्या सर,
कि देश को सही ढंग से चलाने के लिए सरकार में समाज के सभी वर्गों को बराबर हिस्सा देना, समान अधिकार देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। एक बार आप अपने बुक में इसका आंसर जरूर देखिए और हमको बताइए क्या वो आंसर अच्छा लगा। ये आंसर आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, है ना। आप जितने भी प्रश्न का आंसर देखेंगे ना, अगर आप ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा। और ये इसी में नहीं, इसी तरह से साइंस में मैथ्स का एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। संस्कृत हो जाएगा, हिंदी, नॉन हिंदी, मैथिली, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी इसी तरह से बेहतर तरीका से, चाहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी का करवाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? पॉलिटिकल में पूछा जाता है, बहुत आसान आंसर। देखिए ना, 2 लाइन में निपट जाएगा कि जिस देश का कोई राजकीय धर्म ना हो और जो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। क्या चीज ध्यान रखना है कि जिस देश का कोई राजकीय धर्म ना हो और जो सभी धर्मों को समान अधिकार दे, है ना, समान सम्मान दे, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल क्या है ना, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है ना, पॉलिटिकल टीम क्या होता है। देखिए, समान सोच वाले लोगों का वह समूह जो चुनाव लड़कर सरकार बनाता है और देश की नीतियां तय करता है उसे ही राजनीतिक दल कहते हैं ना। राजनीतिक दल देखते होंगे आज के समय में बहुत सारी पार्टियां होती है, तो एक ही पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, सभी लोगों का एक ही मत होता है कि उस पार्टी को क्या करना, बड़ा करना, उसके हित में काम करना, लोगों का सेवा करना। तो राजनीतिक दल यही होता है, हालांकि ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि समान सोच वाले लोगों का वह समूह जो चुनाव लड़कर सरकार बनाता है और देश की नीतियां तय करता है उसे ही राजनीतिक दल कहते हैं, कि नहीं। नेक्स्ट, दल बदल कानून क्या है? आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद किए होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। आप लोगों को पता होगा ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, ठीक है। अब आइए सब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे। देखिए, चुनाव जीतने के बाद नेताओं को अपना पार्टी बदलने से रोकने के लिए बनाया गया कानून दल बदल कानून होता है ना। देखिए बहुत सारी लोग क्या होते हैं ना, जब चुनाव जीत जाते हैं तो दल बदल, है ना, इधर से उधर पार्टियां बदलते हैं। बस उसी की चीज पे ये चीज आधारित है कि चुनाव जीतने के बाद नेताओं को अपना पार्टी दल बदलने से रोकने के लिए बनाया गया कानून दल बदल कानून कहलाता है। हालांकि चुनाव जीतने के बाद पार्टियां बदल सकते हैं, जैसा कि आप एक नए न्यूज सुने होंगे, हालांकि मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, है ना, ठीक है। तो बदल सकते हैं, लेकिन जब 6-7 विधायक मिल करके, है ना, अगर उस पार्टी से निकलना चाहेंगे तो निकल सकते हैं, लेकिन एक अकेला विधायक चाहेगा उस पार्टी से निकल करके अपना दल बदल ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसका भी कुछ कंडीशन होता है, जब इसको डीपली चैप्टर में पढ़ेंगे तो सब समझ आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थव्यवस्था क्या है ना, व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी आप लोगों को लगभग, है ना, पूछा जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर वाला। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो वह व्यवस्था जिसके जरिए लोग का काम करने, है ना, लोग काम करके अपनी जीवन, अपनी आजीविका कमाते हैं और आर्थिक जरूरतें पूरी करते हैं ना, अपने भरण पोषण करते हैं, यही अर्थव्यवस्था कहलाता है। समझ गए ना बात को। तो सिंपल है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये भी चीजें आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, आपको आंसर ज्यादा मिलेगा, सॉरी आंसर नहीं, मार्क ज्यादा मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है ना, देखिए बताइए प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का आय जो है ना, प्रति व्यक्ति आय क्या कहते हैं। देखिए, देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो औसत आय निकलती है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या चीज याद रखिएगा आप लोग, ऐसे आप लोग फॉर्मूला भी बना सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर सूत्र क्या होता है, जैसे दूरी बराबर होता है ना, क्या समय, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। उसी तरह देखिए आप लोग, देखिए देश की कुल आय अर्थात लिखेंगे कुल आय, है ना, कुल आय। अब बट्टा में क्या लिखेंगे बताइए, तो कुल जनसंख्या, ठीक है। अगर आपसे भी से पूछा जाए, क्या सर पूछा जाएगा, अगर आपसे भी से पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र बताइए, तो कुल आय बट्टा में कुल जनसंख्या हो जाएगा। सिंपल सा याद रखेंगे कि देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो औसत आय निकलता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहता है ना। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह क्या है। देखिए जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ना, हर एक प्रश्न वीवीआई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। हो सके तो आप लोग इसका एक अलग नोटबुक बना लीजिएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीवीआई क्वेश्चंस लिखें, और हम कंटिन्यू ये सीरीज चलता रहेगा, तो आप हमारे द्वारा भी बताए प्रश्न को याद कर सकते हैं और एग्जाम में हर एक क्वेश्चंस को बिल्कुल सही बना सकते हैं ना। एसएसटी आसान होता है बाबू, भारी नहीं होता है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ही नहीं तब तो भारी होगा। इसलिए पढ़िए, जो भी चीज़ें बताते हैं आप कंटिन्यू पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एकदम तैयारी शानदार, फ्री में आपको अब की बार 450 पार कराएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि स्वयं सहायता समूह क्या है। तो गांव के 15-20 लोगों का वैसा समूह जो छोटे छोटे पैसे जमा करके जरूरतमंद सदस्यों की आर्थिक मदद करते हैं, उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। देखते होंगे, है ना, 10 रुपया 20 रुपया जमा करने वाले का कुछ बहुत सारी गांव की महिलाओं का एक समूह होता है, ठीक है ना, समूह होता है जिसमें 10 20 50 25 लोग जुड़े होते हैं। और उसमें से अगर मान लीजिए आप जमा करते तो आपको फ्यूचर में मिलेगा ही, और मान लीजिए कोई बीच में लोन सबका व्यवस्था फ्री में होता है, तो यही चीज हो जाएगा स्वयं सहायता समूह, समझ गए ना। तो 15-20 लोगों का वैसा समूह जो छोटे छोटे पैसे जमा करके जरूरतमंद है ना, जिसको जरूरी होगा पैसा को, उसको दिया जाता है, उसको आर्थिक मदद किया जाता है, उसे ही स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, वैश्वीकरण क्या है बताइए। आप सभी ऑब्जेक्टिव में याद किए होंगे कि वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो ऑप्शन दे दिए, आंसर बताइएगा। लेकिन अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो क्या लिखिए, ग्लोबलाइजेशन होता है ना, वैश्वीकरण। देखिए आंसर है कि पूरी दुनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ना, ताकि तकनीक और सामान कहीं भी आसानी से पहुंच सके, ठीक है ना, पहुंच सके। तो ऐसी प्रक्रिया को, तो उसे, है ना, पहुंच सके तो इस प्रक्रिया को है ना वैश्वीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए, तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। समझ गए ना बात को, सिंपल सा आंसर है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, आपदा क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन भी आपका एक सब्जेक्ट है, जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। हालांकि इससे 5 नंबर वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है, या तो आपसे ऑब्जेक्टिव या तो 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है। बताइए आपदा प्रबंधन क्या है। तो अचानक घटने वाली आपदा है ना, अचानक आपको पता ही नहीं कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे वर्षा, जब मन होगा हो जाएगा, ठीक है। जैसे भूकंप, जब होगा हो जाएगा, ठीक है। जैसे सूखा, तो ये सारी चीजें आपको समझना है कि कोई भी ऐसी अचानक होने वाली घटना जिससे जान माल का भारी नुकसान हो, जैसे बाढ़ या भूकंप, उसे आपदा कहते हैं। ओके चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बाढ़ के नुकसान क्या है बताइए। आपको लोग को लिखना है कि बाढ़ के नुकसान निम्न है ना, ये हेडिंग जरूर बना दीजिएगा, अच्छा है ना। टॉपर वाले विद्यार्थियों का ये पहचान होता है ना, कि बाढ़ के नुकसान क्या क्या है। लिखेंगे आप लोग कि बाढ़ के नुकसान निम्नलिखित है। पहला, जैसे इससे फसलें, है ना, फसलें बर्बाद हो जाती है, घर टूट जाते हैं। दूसरा की बात करेंगे, और संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। संचार व्यवस्था समझते हैं ना, जो टावर लगा होता है, लाइन का जो तार सब होता है, उससे क्या होता है, जैसे वर्षा ज्यादा होगा, ठीक है, बाढ़ आएगा तो इससे होता है तार, है ना, क्या होता है, ट्रांसफार्मर सब पानी में डूब जाता है, करंट आ जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं बाढ़ से होता है ना। लोग खाने के लिए तरसते हैं, सामान सही समय पे नहीं मिल पाता है कि नहीं। तो बहुत सारी समस्याएं बाढ़ से होता है। इसको तो आप लगता है ना कि एगो कहानी इस पर बना सकते हैं। अगर आप सही में अच्छे से लिखना चाहेंगे तो इस पर कहानी बन सकता है। हालांकि 2 नंबर में पूछा गया, 5-10 लाइन आराम से घिस दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से बचाव क्या है बताइए। अगर आप भूकंप आता है ना, तो भूकंप से बचाव के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला कि जहाँ पर भूकंप ज्यादा आता है ना, वहाँ पर भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए, मकान कैसा बनाना चाहिए, तो आयताकार बनाना चाहिए, ठीक है ना, कि लंबाई अधिक और चौड़ाई कम हो, ठीक है, वैसा आकृति बनाना चाहिए। और भूकंप आने पर घबराना नहीं चाहिए, और तुरंत किसी खुले मैदान में चले जाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो खुले मैदान में चला जाना चाहिए, ताकि अगर गिरेगा भी तो फिर उससे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो हालांकि भूकंप से बचने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अंतिम सवाल है आज के सेशन का, कि सुनामी से बचाव के उपाय लिखिए। देखिए डियर, सुनामी जो है ना, सुनामी जैसी आपदा से बचने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। क्या सब, आइए ना मिलकर के जानते हैं। ध्यान से फोकस कीजिएगा। यहाँ पर क्या है डियर, कि सुनामी से बचने के क्या उपाय, निम्नलिखित उपाय। पहला, मजबूत तटबंध बनाना। तटबंध समझते हैं ना, बांध मजबूत बनाना, ताकि सुनामी ना है ना, सुनामी, ठीक है। तटीय वन लगाना, जहां पर देखिए वन लगाने से क्या होता है ना, कि वहां पर मिट्टी, हाँ, तट केंद्र पर जो मिट्टी, सॉरी, ठीक है, किनारे पर जो मान लीजिए पेड़ लगेंगे, उससे क्या होगा, पानी ज्यादा उछल कूद नहीं करेगा। लोगों को जागरूक करना, इसके बारे में बताना कि सुनामी से बचने के ये सब तरीका होता है। ऊंचाई स्थान पर चले जाना, तो ये सब तरीका से आप सुनामी से इजीली बच सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़े, जो कि एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट था, और आंसर मेरा प्रयास रहा कि बहुत ही आसान आसान आपको मिले, ठीक है ना। इसी तरह से और भी आसान आसान आंसर आप लोग को हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं डेली इसी तरह का फायदा फ्री में उठाएं, तो प्लीज अभी तुरंत एक बार इस सब्सक्राइब के बटन पर, जो कि ब्लैक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, जल्दी से क्लिक कीजिएगा। अगर मिस हो जाएगा तो आप याद रखिएगा, तैयारी भी आपका चल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री लाइव क्लासेस भी चलता है शाम 7 बजे, तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करके सभी क्वेश्चंस को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।